चलिए जैसा कि देख रहे हैं पहले चैप्टर से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चैप्टर 1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर 1 से हम जानेंगे जो वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। यह 2023-2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 को फैक्टर करेंगे। 144 2 से कटेगा तो 7 बार में 2 बार में, फिर 2 से काटोगे तो आ जाएगा आपका 36 बार में, फिर 2 से काटोगे तो आ जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 9, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमको यह बताना है, यहाँ पे घातों का योग बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है। हम लिखेंगे इसको 144 बराबर लिखोगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 देख रहे हो 2 बार आया है, 1 2 तो लिखोगे 3 के पावर 2। तो हमको घातों का योग बताना। घातों का योग बोले तो 4 और 2 का योग, योग मतलब जोड़ना। 4 और 2 को जोड़ोगे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। 2023 में भी पूछा गया, 23 और 24 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है 182 और 78 का एचसीएफ होगा, ठीक। पहला ऑप्शन इसमें दे दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है 13, दूसरा ऑप्शन दिया है 26, सी ऑप्शन आपका दे दिया 28, डी ऑप्शन आपका दे दिया 39। जानते हैं जी। चलिए ध्यान दिए, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। दिया गया है, पूछा गया है ए 2023 और 2024 में पूछा गया है। आने का भरपूर चांस है और आएगा इस तरह का तो सवाल हम आना ही आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देख रहे हैं 182 और 78 का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ का मतलब यह होता है इन दोनों नंबरों में हम देखेंगे कौन ऐसा डिजिट है कि दोनों में कॉमन है। जो भी नंबर कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने का मतलब यह है 182 को फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे 9 बार में, 2 1 ने 2, फिर सीधे 7 से कटेगा 13 बार में, 13 7 91 होता है, एक कट गया। फिर उसी तरह 78 को काटोगे तो देख रहे हो 2 से काटोगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटोगे 13 बार में, फिर 13 से कटेगा सीधे। तो ऐसा देख रहे हो दोनों में 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है और 2 भी दोनों में आया है। इस प्रकार से देख सकते हो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, दोनों में कुल मिला जुला के 13 में 26, दोनों में कॉमन हो रहा है। इस तरह से जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 26 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला सवाल है, भी काफी बार इस टाइप का प्रश्न भी पूछा गया है। ये 2023-2024 में भी पूछा गया है। देख रहे दिया गया है कि लॉसो 132 और 288 का जो लॉसो है 3168 है। उसके बाद है ये एक मौसम दोनों का निकालना है, 132 और 288 का। तो सबसे पहले फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र है लॉस गुणे मौसम। लॉस गुणे मौसम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। तो सबसे पहले हमको देखना है यह है कि हमको दिया क्या है। तो देख रहे हैं आप लॉसों का मान दे दिया, लॉसों का मान आपका
दे दिया 3167। तो क्या करेंगे आप, इन लॉसों को इधर लेते आओगे नीचे, तो हो जाएगा आपका 900 बराबर दो संख्या कौन कौन है, 132 और 288, इस प्रकार आप लिखेंगे। और सवाल चेंज क्या हो सकता है, लगाने का तरीका यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, बस यहाँ नंबर बदल सकता है और कोई नियम कायदा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हमको लॉसों की जगह पे लिख देना है 3168। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक इन दोनों का गुणा जो होगा, इन दोनों का टोटल गुणा कर लोगे और 3167 से टोटल गुणा करने में जो आएगा वो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए चौथा सवाल इस प्रकार से दिया गया है, संख्या, ठीक है, संख्या दिया है, क्या दिया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी 22, 23, 24 में पूछा गया है। अब देखो कितना आसान है, क्या करोगे, 156 को फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे। देखो किस प्रकार गुणनखंड करोगे, लिखोगे 2, 5, 6, 2 से काटोगे, सिंपल सा बात है। लास्ट में इकाई वाला अगर नंबर या तो सम संख्या है या तो जीरो है तो 2 से कटेगा, अगर जीरो और सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, तब दूसरे डिजिट से हम काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, 7 बार में 2 से 14, एक इसको दे दिया 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर आप देख लो 2 से नहीं कटेगा, सीधे 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 करने 3 और 3 3 का 9, फिर सीधे 13 से कटेगा। ये देख रहे हो कट गया। इसको किस प्रकार लिखोगे, देख रहे हो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो लिखोगे 156 बराबर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखोगे 3, फिर मल्टीप्लाई लिखोगे 13, यही हो गया आंसर। अब मैचिंग करा लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा 22, 23, 24 में। ध्यान सुनो, सूत्र ही पूछा गया है। जैसे अभी जस्ट हर सवाल में लगाया गया यह जा रहा था कि हम यहाँ लिखे थे मौसम गुणे लौसम, मौसम गुणे लौसम बराबर होता दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या, जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में दो संख्या यह है a और b है, तो a और b का गुणनफल, तो या तो इतने बराबर a गुणे b बोलो, या तो a गुणे b बराबर लौसम गुणे मौसम बोलो। जैसे लौसम गुणे मौसम मतलब a और b यहाँ लिख सकते हैं आगे इसके। तो अब मैचिंग करा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या करेक्ट है। बस यही आपको करना है, सूत्र याद रहेगा तो इस प्रश्न को ट्रिक मान लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न यहाँ बगल में लिख देते हैं। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 26 और 156 का लौसम 26 और 156 का लौसम 156 है, 156 है, तो मौसम का मान होगा, जितना बताया यार इससे बाहर नहीं आने वाला बहुविकल्पी में। उसके बाद ये भी देखो 22, 23, 24 में भी प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 156, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 13 और डी वाला ऑप्शन है 6। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी लगाया जा रहा है, बहुत आसान प्रश्न ये भी।
सिंपल सा बात है, जो अभी जस्ट यहाँ सूत्र यह है, इसी सूत्र का उपयोग क्यों करेंगे। तो देख रहे हो हम यहाँ लिखेंगे मौसम गुणे लौसम। मौसम गुणे लौसम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बोले तो दो संख्या कौन कौन है, 26 और 156। ठीक, तो देख रहे हो हमको क्या मालूम है, आपका लौसम मालूम है, हमको मौसम निकालना है। तो लौसम की जगह पे आप रख देंगे, लिखोगे मौसम गुणे लौसम का मान हमको मालूम है 156 बराबर का हो जाएगा 26 गुणे 156। तो सिंपल सा बात है 156 इसके नीचे चला आएगा, या नीचे बुला लीजिए या सीधे सीधे यहाँ से इसको काट दीजिए। तो आप देख रहे हैं मौसम बराबर आ गया कितना 26। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए, या तो मान के पेपर में एकदम छप गया है, दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अवर्ग संख्या है। अब ध्यान से देखो किस प्रकार हम इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले आप लिखेंगे माना, लिखोगे माना, क्या करोगे, कड़ी में 3 बराबर आप मान लेंगे a/b के बराबर, या p/q के रूप में भी मान सकते हो, जो मन करे वो आप मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखोगे यहाँ लिख दो सीधे सीधे वर्ग करने पर। जब वर्ग आप करेंगे तो वर्ग करोगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा a²/b² का, मतलब हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा a² हो जाएगा b²। अब उसके बाद क्या होगा, ये b² उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3b² बराबर हो जाएगा a²। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या किए हैं फिर से रिपीट कर देगा। यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 5 रहेगा, सबके लिए सेम इसी तरह करेंगे, बस क्या है नंबर बदल जाएगा। 3 है तो 3 के लिए लिखोगे, 2 रहे तो 2 के लिए लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ a/b के रूप में मान लोगे, या p/q के रूप में मान सकते हो। ठीक, एक चीज और भी यहाँ लिख दोगे जहां a तथा b पूर्णांक है। ठीक, उसके बाद सीधे सीधे उसके बाद तुरंत क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, वर्ग करोगे कड़ी खत्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। फिर इधर वर्ग करोगे तो a²/b² हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस b² को इस 3 की ओर भेज देंगे, तो हो जाएगा 3b² बराबर हो जाएगा a²। उसके बाद हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, इसीलिए समीकरण 1 बनाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे चूंकि 3a² से विभाजित है, ठीक, मतलब 3a² से विभाजित है, अतः जब 3a² को विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है 3a को भी विभाजित करेगा, वही बात लिखा गया है, अतः 3a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, उसके बाद जो समीकरण 1 बनाया गया उसमें जो यहाँ पे इधर वाला जो a² दिख रहा है, तो हम क्या करोगे, a की बराबर मानोगे, मतलब अगर कड़ी में 3 वाला सिद्ध कर रहे हो तो 3 लेके मानोगे, अगर कड़ी में 2 लेके सिद्ध कर रहे हो तो 2c मानोगे। जैसे मान लो तुमको सिद्ध करना है कड़ी में 2, तो जब मानने वाली बात होगी यहाँ की, तो हम a बराबर मानोगे 2c। अगर 5 के लिए सिद्ध कर रहे हो तो क्या लिखोगे, a बराबर 5c। बात है समझ में, बाकी जितने भी लैंग्वेज लिखना सब इसी तरह लिखोगे। उसके बाद देखो हमने माना a बराबर 3c, तो क्या करोगे, जो a बराबर 3c है वही मान समीकरण 1 में रखा जाएगा। अब देखो किस तरह रखा जा रहा है, तो रखा जाएगा तो देख रहे हो जाएगा 3b² बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे रखोगे तो जाहिर सी बात यहाँ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × c²। उसके बाद इस 3 से इस 9 कट जाएगा 3 बार में, बोले तो b² बराबर हो जाएगा आपका 3c²। ठीक, अब इसके बाद जो लैंग्वेज यहाँ लिखे हो 3a² से विभाजित है, अर्थात 3a को विभाजित करेगा, उसी तरह यहाँ भी लिखोगे। अब b के लिए लिखा जाएगा, तो लिखोगे चूंकि
स्क्वायर 3 से विभाजित है या विभाज्य है, विभाजित है, अतः b भी 3 को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, लिखोगे इस परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि, लिखोगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि कड़ी में 3 एक, पहले परिमेय संख्या दिखाएंगे, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरे लाइन से लिखोगे यह हमारा कल्पना चाहिए, हमारा मानना, लिखोगे यह हमारा कल्पना गलत है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक परिमेय दिखा दीजिए, परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गई, इतना आपको लिखना है। और देखिए फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, यहाँ पे अगर 2 के लिए आता है पूरा सेम काम यही करना है, बशर्ते जहां जहां 3 है वहां में 2 कर लेंगे। फिर अगर उसी तरह अगर मान लो कड़ी में 5 आता है सिद्ध करने के लिए, तो जहां जहां 3 लिखा गया वहां में 5 कर लेंगे। बाकी सारा लैंग्वेज जिस तरह लिखा गया है सब काम उसी तरह आप करेंगे। चलिए देख, अगला दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। सेम उसी प्रकार आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखोगे माना, हर सवाल में काम करना है इस टाइप के। 3 कड़ी में 3 बराबर आप लिखेंगे a/b लिखेंगे। उसके बाद क्या करोगे, आप देख रहे हो 3 उधर है, 3 को पहले इधर लेते आओगे। इधर कैसे आएगा, देख रहे हो इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर a बटे हो जाएगा आपका 3b हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से सुनो क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे लिख लेंगे बात, जहां a बटे आप लिख लीजिए a/3b एक पूर्णांक है। अरे पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है परिमेय भी होगा, तथा ये भी लिख दीजिए परिमेय संख्या भी होगी, परिमेय संख्या भी होगी। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद यह करना है कि आप सीधे सीधे लिख देंगे। तो जब ए वाला ध्यान सुनो, जब हाई परिमेय संख्या होगा, हाइयो परिमेय संख्या हो गया होगा, तो लिखोगे अतः कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगा। अब जिस तरह यहाँ ये बात अभी लिखा गया है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि उसी प्रकार फिर इसमें भी आप वही काम सेम लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद लिख दोगे अतः
कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे चूंकि, लेकिन हमको 3 कड़ी में को दिखाना नहीं है, क्या लिखोगे 3 कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखोगे 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ ये भी बात लिख देंगे यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, एक लाइन छूट गया है, लिखोगे यह हमारा मानना गलत है, चाहे यह हमारा कल्पना गलत है। यहाँ लिख लीजिए यह हमारा कल्पना, यह हमारा कल्पना गलत है। बस हो गया। अब इससे बाहर नहीं आने वाला है, इसी के अंदर जो भी बताया है इसी के अंदर आएगा। या तो कड़ी में 3 सिद्ध करने के लिए आएगा, या तो 3 कड़ी में 3 आएगा सिद्ध करने के लिए। चलिए नोट करना, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला दिया गया प्रश्न अगर आता है चेंज करके तो इससे बाहर नहीं आने वाला, अगर आता है तो वो इस तरह भी आ सकता है। दिया 5 - √3, ये पूछा गया है 19, 20, 22, 23, 24 में। अब देखो ध्यान से वही काम ठीक करना है। पहले सबसे पहले आप लिख लेंगे माना, लिखोगे माना 5 - √3 बराबर भी आप क्या लिख लेंगे, a/b लिख लेंगे। अब उसके बाद ध्यान से सुनो क्या करने वाले हो, क्या करोगे, इस a/b को 5 की ओर ले जाओगे और √3 को एक साइड करोगे। तो ध्यान से देख सकते हो, यहाँ देखिए पहले रख पे हम बता रहे हैं 5 उधर है पहले से, a/b उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का a/b, ठीक। और जो कड़ी में 3 उधर है, माइनस का उधर से इधर बुलाएंगे आप तो प्लस का कड़ी में 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, कड़ी में 3 बराबर कितना लिखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप, या कड़ी में 3 बराबर आप लिखेंगे 5 - a/b, ठीक। अब उसके बाद आप लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करोगे, जब परिमेय है, ध्यान से देखिए, जब एक परिमेय हाई वाला हो गया तो हाइयो परिमेय होगा, ठीक है। तो लिखोगे अतः कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर वही बात लिखने वाले हैं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि सेम इसी प्रकार से आप लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे यह हमारा कल्पना गलत है, यह हमारा कल्पना गलत है कि, लिखोगे क्या, 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस कड़ी में 3
एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये सेम से विश्लेषण करना है। देखो बदलाव क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लो 5 की जगह पे कुछ और अदर डिजिट आ गया तो सेम इसी टाइप करेंगे, बशर्ते क्या होगा जिस तरह 5 को इधर 2 किया गया उसी तरह कोई और डिजिट आएगा तो इधर 2 आप करेंगे। बाकी सारा लैंग्वेज आप लिखेंगे, बस हो गया। अब पहले चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। अब चलिए बहुपद से। चलिए अध्याय 2 के पहले सूत्र को जानेंगे, उसके बाद इसमें आधारित प्रश्न को जानेंगे। पहले चैप्टर का नाम है बहुपद। पहला इसमें सूत्र है, पहले लिखोगे यहाँ पे द्विघात बहुपद। आपके सिलेबस में बस द्विघात ही तक है, बाकी अन्य किताब में त्रिघात तक है, बाकी आपके यूपी बोर्ड में द्विघात ही तक है आपका। लेकिन द्विघात समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c, ये आपका समीकरण है। सबसे पहले तो यह मालूम अवश्य होना चाहिए कि कौन कहाँ होता है, ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, सी कहाँ होता है। अगर यह मालूम हो गया तो कई नंबर यही से आपको मिल जाएगा। कितने बच्चे मतलब इधर तो समझ जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए x² के पास में x² के मतलब x² मतलब a, या उसके बाद x बोले तो b, और जिसमें नहीं x है उसको बोलते हैं c, जिसको हम बोलते हैं अचर पद। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर दिया है। जहाँ x² होता है वो a होता है, जहाँ x होता है वो b होता है, जिसमें x नहीं होता है वो c कहलाता है, मतलब अचर पद होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो। उसके बाद आपको इसके पहले भी आपको बताया गया था, सबसे पहले आप लिखेंगे शून्यकों का योग। पहला फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, योग लिखिए या योगफल लिखिए, इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, जो सूत्र होता है या तो शॉर्टकट में माइनस बी बाई ए लिखिए, या माइनस बी बाई ए नहीं लिख पा रहे हैं तो जो माइनस बी बाई ए होता है तो देख रहे हो b कहाँ है, b x के जगह पे है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ माइनस x के गुणांक, माइनस x के गुणांक बटे x² के गुणांक, क्योंकि ये देख रहे हो x² के पास है तो लिखोगे x² के गुणांक, और शॉर्टकट में आप लिखेंगे माइनस b बाई ए इसलिए लिखा गया है। देख रहे हो x के गुणांक, x के गुणांक क्या है b, लेकिन इस सूत्र के कारण माइनस लगाएगा, फिर देख रहे हो x² का गुणांक क्या है a, इसलिए यहाँ देखो a लिखा गया। अब लिखोगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। सेकंड है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है c बाई ए, लेकिन अगर इस तरह लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, पहले यहाँ देख रहे हो c बाई ए होता है, c बाई ए, तो c देख रहे हो हम क्या बताएं, c को हम बोलते हैं अचर पद, तो आप लिखेंगे अचर पद, अचर पद बटे ए कहाँ है x² के पास, तो लिखोगे x² के गुणांक, x² के गुणांक। अब ध्यान दो, यहाँ शॉर्टकट में आप लिख लेंगे c बाई ए। अब क्या होता है कभी काल, ये तो दो सूत्र है, अब उसके बाद हमको समीकरण निकालने के लिए बोलता है। समीकरण निकालने के लिए जैसे कि आपको अभी प्रश्न बताएंगे, पहले समीकरण बता देते किस तरह याद रखना है। जैसे मान लो तुमको दे दिया गया कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना है तो आप बहुपद समीकरण प्राप्त कीजिए, तो उस तरह तो क्या करेंगे, बहुपद क्या होता है इसको याद रखेंगे आप, x², यहाँ लिखते हैं बहुपद निकालने के लिए, बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बाहर माइनस ये होता है, इसको दिमाग में रखना है, इंटू x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही समीकरण निकालने के लिए होता है। अगर आपका मूल शून्यकों का योग दिया तो यहाँ रखो, गुणनफल दिया तो यहाँ रखो, उसके बाद जो ही रखोगे तो आपको बहुपद मिल जाएगा। ये हुआ फार्मूला। अब देखिए इस पे आधारित हम प्रश्न जानते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। अगर कोई द्विघात बहुपद के, अगर मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यकों की संख्या होगी, तो अभी जस्ट बताया गया है द्विघात जो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं एक्स पे जितना चार्ज रहेगा उतना ही शून्यक होगा। तो आप देख रहे हैं एक्स पे कितना चार्ज है, 2। तो बहुपदों की जो शून्यकों की संख्या होगी 2, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगर मान लीजिए यही पे प्रश्न अगर बदलता है, बदलने का मतलब यह है, अगर यहाँ बोलता है त्रिघात बहुपद है, ठीक, तो त्रिघात में जो बहुपद होगा, त्रिघात बोले तो यहाँ पे जो समीकरण हो जाता है इस टाइप हो जाता है। लिखोगे ax³ प्लस bx², उसके बाद लिखेंगे cx प्लस d। ये त्रिघात के लिए समीकरण है, लेकिन त्रिघात आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है। त्रिघात बोले तो यहाँ अगर त्रिघात की बात आएगी तो त्रिघात में जो शून्यकों की संख्या होगी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना चार्ज रहेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। समझ में आ रहा है? त्रिघात बोलेगा कितने होगा, 3 होगा, द्विघात बोलेगा 2 होगा। इस प्रश्न आने वाला है, ठीक है। 19 में पूछा है, 20 में पूछा, 23 में पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, याद रखेंगे इसको। अगला देखो दिया गया है, लिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा प्रश्न है, दिया है बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है, ठीक। पहला ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन दिया 5, बी ऑप्शन दिया -2/3, सी ऑप्शन दे दिया है -5/3, डी ऑप्शन दे दिया है 3/5। सी ऑप्शन सही रहेगा। चलो ठीक है, इधर देखो। उसके बाद जैसा कि अभी जस्ट बताया गया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर आपको बताया गया -b/a। अभी जस्ट फार्मूला पहला बताया गया है, क्या बताया गया, -b/a। आप यहाँ समीकरण में लिख लो ax² प्लस bx प्लस c। तो देख रहे हो हम अभी बताए हैं जस्ट कि यहाँ पे जहाँ x² होता है उसके आगे a होता है, जहाँ पे x होता है वहाँ b होता है, जिसमें x नहीं होता वो c कहलाता है। इसी सूत्र में आपको रखना है। अगर गुणनफल बोलता तो अभी जस्ट बताया गया c/a होता है, ठीक। लेकिन देख रहे हो b का मान कितना है यहाँ पे 5, तो लिखोगे यहाँ पे, लेकिन सूत्र में माइनस हो तो माइनस कॉस से लगाओगे, b की जगह पे 5 लिखोगे और a की जगह पे देख रहे हो कितना 3, तो हो गया -5/3। जैसा कि आप देख रहे हो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। इस तरह का बहुत सवाल पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न आपको बताते हैं, बस बोला शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला दिया है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक होने का मतलब यह क्या करना है कि सीधे सिंपल सा बात है, इसका सीधे सीधे गुणनखंड करोगे। देखो किस प्रकार गुणनखंड किया जा रहा है, x² माइनस 2x माइनस 3, सिंपल सा बात है। कई बार गुणनखंड बताया गया, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको गुणा करके लाना होता है, और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको जोड़ने या घटाने लाना होता है। तो ये भी आपको बताया गया, अगर यहाँ माइनस होता है तो इसको घटाने के लाना होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो इसको जोड़ने के लाना होता है। तो सिंपल सा बात, यहाँ देख रहे हो माइनस है, आपको घटाने के लाना 2, वो संख्या होगा 3 और 1 होगा। 3 में 1 को घटाओ तो आ जाएगा 2, और 3 में 1 का गुणा, 3 × 3 हो रहा है। इस प्रकार आप लिखेंगे, देखिए किस प्रकार आप लिखेंगे, लिखोगे x² माइनस, यहाँ लिखोगे 3 माइनस 1 × x माइनस 3, उसके बाद x का और माइनस का अंदर गुणा करोगे, तो जब गुणा करोगे तो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस x और माइनस 3, ठीक। उसके बाद आप कॉमन लोगे, इन दोनों में देख रहे हो कौन ऐसा डिजिट है कि दोनों मिल रहा है, x कॉमन है तो x को बाहर निकाल लोगे, बचेगा x माइनस 3। और यहाँ पे देख रहे हो दोनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक आप कॉमन लेंगे, एक कॉमन हो गया वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है,
बचेगा x माइनस 3, एक ब्रैकेट में लिखोगे x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 1। अब इतना लिखने के बाद जो दोनों ब्रैकेट में आया है उन दोनों को क्या करोगे, जीरो के बराबर करोगे। तो जीरो के बराबर जैसे मान लो x माइनस 3 को जीरो के बराबर करोगे, यहाँ पे करना नहीं है, बशर्ते तुम शून्य निकालने के लिए हो बोलेगा तो इस तरह तुम बगल में करोगे। तो यहाँ देख रहे हो x बराबर आ जाएगा 3, ठीक। इसको बराबर करोगे x प्लस 1 बराबर 0, तब x बराबर आ जाएगा माइनस 1। तो देख रहे हो पहला दो को सब में दिया है, चारों में से देख सकते हो सब में दो इसको दिया है। तो पहला जो आया वो प्लस का 3 आया और दूसरा जो आया मतलब माइनस का 1 आया। तो देख सकते हो तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल लिखा गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का प्रश्न है, एकदम आने वाला प्रश्न है। अगर बहुत पेपर में बदल सकता है तो जो यहाँ द्विघात बहुपद दिया गया ये बदल सकता है, बाकी सब कुछ जो तरीका लगाने का बताया जाएगा सेम इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले बोला गया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके बाद फिर बोला गया है शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिख रहा है उसका गुणनखंड करोगे, ठीक। पहले आप लिखेंगे दिया गया बहुपद, थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। लिखोगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब यह है सीधे सीधे जो समीकरण दिया उसका गुणनखंड करोगे। गुणनखंड हमको गुणा करने में लाना 10, जोड़ने में लाना 7, तो वह दो संख्या होगा 5 और 2, 5 में 2 जोड़ोगे तो 10 और 5 में 2 का गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब जोड़ने में 7 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, थोड़ा आप करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ लिखोगे 5x प्लस 2x, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बाहर प्लस है, बदलने का कोई चांस नहीं, इसीलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। उसके बाद यहाँ लिखोगे प्लस का 10, दो नंबर को एक साथ, फिर दोनों को एक साथ, दोनों में देख रहे हो x का मान है तो x को बाहर निकालोगे तो बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में देख रहे हो 2 का मान है, बाहर निकालोगे आप तो देख रहे हो जब 10 से 2 बाहर गया तो बचेगा 5, बोले तो x प्लस 5। इसके पहले भी आपको बताया गया जब गुणनखंड करेंगे तो ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए, तो हम जाने कि हमारा सवाल सही हो रहा है। फिर एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 2, ठीक। तो हमको जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो इन दोनों को हमको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो आप 0 के बराबर नहीं करेंगे, सीधे आप लिखोगे बहुपद का शून्य बराबर। तो जब इसको 0 के बराबर करोगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो रफ पे आपको बता दें x प्लस 5 बराबर 0 बोले तो x बराबर -5 आएगा। फिर उसी तरह x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आएगा -2, मतलब पहला शून्य का आ गया -5, दूसरा शून्य का आ गया -2। यहाँ लिखोगे -5 यहाँ तक हो गया आपका 2 नंबर तैयार हो गया। 2 नंबर क्या करोगे, अब लिखोगे सत्यता की जांच। यहाँ हेडिंग लिखोगे काले पेन से, सत्यता की जांच। अब देखो सत्यता की जांच किस तरह करोगे, जब चैप्टर चालू किया गया तो सूत्र बताया गया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, उसी दोनों सूत्रों को यूज करना है। यहाँ लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो जैसा कि अभी जस्ट बताएगा शून्यकों का योगफल बराबर उसमें लिखवाया गया है -x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक, या फिर उसके बराबर लिखवाया गया -b/a लिखवाया गया है, तो वही शॉर्टकट वाला लिखिए -b/a। अब उसके बाद क्या करोगे, सारा मान यहाँ पुट कर दो। तो इसका योगफल का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो किस प्रकार जोड़ा जा रहा है, लिखोगे -5, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर लिखोगे ब्रैकेट में -2,
अब ध्यान दो, हमने आपको यह बताया कि जहां x होता है वो b होता है, तो b की जगह पे क्या है 7 है। फिर देख रहे हो a की जगह पे यहाँ इसके आगे 1 है, तो उसकी जगह a का मान कितना 1 है, तो मान लिख लीजिए। b का मान देख रहे हो माइनस को लगाओगे, b का मान देख रहे हो 7 है, a का मान कितना है 1 है। ठीक, अब ब्रैकेट खत्म करोगे, देख रहे हो ब्रैकेट खत्म करने का मतलब -5 एक प्लस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर का हो गया -7। इसके पहले भी आप जानते हैं माइनस माइनस जब होते हैं तो जुड़ता है, लेकिन नेगेटिव साइन माइनस का लगता है। -5 और -2 -7 बराबर हो गया -7। ये हो गया, ये आपको छोड़ देंगे। अब क्या करोगे, एक चीज और काम करना, गुणनफल भी निकालना है। अब लिखोगे, अगला हेडिंग लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हमें जस्ट बताया गया क्या होता है c/a। गुणनफल का मतलब गुणा करना दोनों का, इन्हीं दोनों का गुणा करना, जैसे यहाँ जोड़े उसी तरह गुणा करना है। देखो यहाँ लिखा जा रहा नीचे से -5 गुणे -2 बराबर c का मान हम यह बताएं जिसमें x नहीं होगा c का आता है, c का मान कितना है 10। ठीक, लिख लीजिए। और a का मान जैसा कि जस्ट बताया कितना है 1। -5 का गुणा -2 में होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, 5 नहीं हो गया 10 बराबर हो गया 10। ये हो गया आपका सत्यता की जांच। इस प्रकार से पूरा प्रश्न आपका हो गया।